डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। एक बार फिर रिजर्व बैंक ने महंगाई को लेकर आगाह किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि आर्थिक सुधारों की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, मगर अब भी जिस तरह मुद्रास्फीति की दर ऊंची बनी हुई है वह सबसे बड़ी चिंता का कारण है। इसी महीने रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत दरों में बदलाव कर रेपो दर में 50 आधार अंक की बढ़ोतरी की थी। इसके पीछे की रणनीति महंगाई पर काबू पाना था। उसके कुछ दिनों पहले भी 40 आधार अंक की बढ़ोतरी की गई थी, मगर अब भी इन कदमों का कोई उत्साहजनक परिणाम नजर नहीं आ रहा। खुदरा महंगाई की दर में जरूर मामूली कमी दर्ज हुई है, मगर थोक महंगाई दर का रुख अब भी ऊपर की तरफ बना हुआ है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार घट रही है। अभी वह 78 रुपये 40 पैसे पर पहुंच गया है। जब रुपए की कीमत घटती है तो महंगाई पर काबू पाना और मुश्किल हो जाता है, चूंकि बाहर से मंगाई जाने वाली वस्तुओं की कीमत डॉलर में चुकानी पड़ती है और फिर उन्हें यहाँ रुपए के भाव बेचना पड़ता है, इसलिए भी महंगाई बढ़ती है। ईंधन तेल के मामले में यह स्थिति इसीलिए काबू से बाहर होती जा रही है। थोक महंगाई बढ़ने का सीधा अर्थ है कि बाजार में खपत कम हो रही है, मांग घट रही है। इससे बड़े उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। पिछले कई सालों से आर्थिक विकास की दर का पैमाना काफ़ी हद तक भारी उद्योगों के उत्पादन के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। उसमें कृषि आदि बड़े क्षेत्रों के योगदान को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती रही है। हालांकि कोरोना काल में जब सारे उद्योग धंधे ठप पड़े हुए थे, तब कृषि क्षेत्र ने ही अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद की थी, मगर कृषि उत्पाद के भंडारण, बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने, लागत के अनुरूप उनकी कीमत तय करने आदि को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जाती। यही वजह है कि खुदरा महंगाई की दर पर काबू पाने में भी कठिनाई बनी रहती है। अभी अर्थव्यवस्था की स्थिति इसलिए कमज़ोर बनी हुई है कि बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन गए हैं। लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। क्रय शक्ति काफ़ी घट गई है। ऐसे में बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। निवेश के स्तर पर भी अपेक्षित गति नहीं आ पा रही। कई विदेशी कंपनियां अपना कारोबार समेटकर वापस लौट चुकी हैं। यहाँ के अनेक कारोबारियों ने अपने काम धंधे दूसरे देशों में स्थानांतरित कर लिए हैं। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खाली हो रही है। सरकारी खर्च में कोई कटौती नहीं हो रही। ऐसी स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। निर्यात के मामले में पहले ही स्थिति संतोषजनक नहीं थी। आयात पर निर्भरता कम नहीं हो पा रही। खाद्य तेलों आदि के आयात पर सरकार को शुल्क
घटाने पड़े हैं। अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी है कि घरेलू और विदेशी बाजार में विस्तार हो। इससे उद्योगों के उत्पादन को बल मिलता और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। लोगों के पास रोजगार होता है तो उनके खर्च करने की क्षमता भी बढ़ती है। इन तमाम मोर्चों पर अभी अपेक्षित सुधार नजर नहीं आ रहा, इसलिए रिजर्व बैंक की चिंता स्वाभाविक है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार के मामले में यहाँ के कुछ अफसरों के खिलाफ जैसी कार्रवाई की है, उससे एक बार फिर यह जाहिर हुआ है कि राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में कितनी बड़ी खाई हो सकती है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के मातहत काम करने वाले 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में तैनात एक उप सचिव भी शामिल हैं, जिन पर एक पुराने मामले में कार्रवाई हुई है। इन अधिकारियों पर ताज़ा कार्रवाई का आधार यह है कि निलंबित अधिकारियों ने संपत्ति की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की थी। फिलहाल इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जाहिर है दिल्ली की आम आदमी पार्टी यानी आप की सरकार के लिए यह एक और बड़ा झटका है। यूं दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपना पद संभालने के बाद यह साफ कर दिया था कि भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी और इसके तहत जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्ती होगी। ताज़ा कार्रवाई को उनके इसी रुख का नतीजा माना जा सकता है, मगर अब इस मसले पर अगर फिर से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव का नया अध्याय शुरू हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के 2 मंत्री पहले ही अलग अलग मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इनमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन धन शोधन मामले में इन दिनों तिहाड़ जेल में हैं। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर असम के मुख्यमंत्री की पत्नी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है और इसमें 100 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा है। यह स्थिति दिल्ली में पार्टी के नेताओं की है, जहां उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान किया था और सिर्फ इसी वजह से उसके पक्ष में जनसमर्थन उभरा था। इसके अलावा हाल ही में पंजाब में आप सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से इसलिए बर्खास्त कर दिया गया कि वे अपने महकमे में हर काम और निविदा के बदले 1% कमीशन मांग रहे थे। विचित्र यह है कि पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद सिंगला ने भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता का दावा करते हुए कहा था कि किसी भी तरह के भ्रष्ट आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार के ही आरोपों के बाद उन्हें बर्खास्त और गिरफ्तार भी किया गया। सवाल है कि आखिर आम आदमी पार्टी के सबसे मुख्य दावे में इतनी जल्दी इतना बड़ा फर्क आने की क्या वजह है। यह छिपा नहीं है कि आपकी राजनीतिक बुनियाद ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के दावे पर ही तैयार हुई थी। इस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने
आम जनता के बीच यह वादा किया था कि वे देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति तैयार करेंगे जो पूरी तरह भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। संपूर्ण विराम।